हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूथ प्लेटफॉर्म में। आज के जीके क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। जी हाँ, इतिहास का जो है एक ऐसा टॉपिक जिससे कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ऋग्वैदिक काल और आज के वीडियो में उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को जैसा कि आपने पढ़ा है कि दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जबकि 1000 से लेकर के कब तक का 600 ईसा पूर्व के काल को या समय के भाग को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आखिर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है क्या अंतर रहा? ऋग्वैदिक काल में जो है समाज में त्रुटियां नहीं था, समाज में जो है लोग खुशहाली पूर्वक जी रहे थे और किसी प्रकार का वहाँ विडंबना नहीं था। किंतु उत्तर वैदिक काल जैसे ही आते हैं तो इसमें समाज में रहन सहन से लेकर के ऊंच नीच से लेकर के महिलाओं की स्थिति से लेकर के हर एक चीज़, कर्मकांड से लेकर के आप जितनी सारी चीज़ों को देखते हैं ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में लाने पर उसे बदल दिया गया, यानी समय के अनुसार जो है हर एक चीज़ को बदला गया। तो क्या क्या बदलाव हुआ आखिर उत्तर वैदिक काल में, तो उस चीज़ों को जो है हम पॉइंट बाई पॉइंट करके जो है क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जैसा कि आप जाने वैदिक काल का ही एक भाग जिसका कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, और इसमें बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारा जो है कर्मकांड या बहुत सारे जो है नियम कानून इतने सारे ले आया गया, और साथ ही साथ ऊंच नीच का इतना ज़्यादा अलगाव हो गया कि 600 ईसा पूर्व के समय बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ। कारण उत्तर वैदिक काल के समय जो भी नए नए नियम बने, कानून बने, उसी कारण जो है नए नए धर्मों का उदय हुआ। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही रामायण लिखे गए। रामायण कब? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। महर्षि वाल्मीकि ने इसे लिखा है। साथ ही साथ बात करेंगे तो महाभारत, जिसका कि पुराना नाम जय संहिता, क्या जय संहिता है, तो इसका रचयिता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को ही माना जाता है। बाद में इसका फारसी अनुवाद भी हुआ था रजमनामा के नाम से, तो आगे वो सभी बात हम लोग पढ़ेंगे। अभी जय संहिता जानिए इसका पुराना नाम था, और महाभारत जो है इसका लेखन क्रिया कौन किए? तो वेदव्यास की। आगे का पॉइंट, वैदिक काल में यानी कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। पहले जो है सभा और समिति होता था जो कि राजा को उसके कह सकते हैं क्वालिटी के अनुसार, उसके गुण के आधार पे, उसके शक्ति के आधार पर चुना जाता था, उसके विवेक के आधार पर चुना जाता था। किंतु उत्तर वैदिक काल जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें राजा का जो है पद वंशानुगत हो गया। मतलब कहने का हो गया कि राजा का बेटा जो ही है अगला राजा बनेगा। तो सबसे बड़ी त्रुटि यहाँ ये हुई। जरूरी थोड़ी राजा का बेटा जो है एक योग्य राजा बने, अयोग्य भी हो सकता है, क्योंकि जब आपको रहन सहन के लिए पूरी तरह से छूट दे दिया जाए, सुख सुविधा मिले, तो भोग विलास में डूब जाएंगे, शासन कहाँ से आप समझेगा। तो इस प्रकार से जो है इतिहास में बहुत सारे राजाओं का उदाहरण है कि राजा का जो पुत्र है राजपाट नहीं चला पाया है। कुछ कह सकते हैं अपवाद हैं जो चलाए हैं, तो वो सभी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो वंशानुगत पद कब से हो गया? तो उत्तर वैदिक काल से हो गया। आगे की बात करेंगे तो इसमें जो है यज्ञ और कर्मकांड का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रधानता हो गया उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ भी इसमें बहुत, जितने सारे यज्ञ आपको दिखेंगे सब का सब जो है उत्तर वैदिक काल में ही आया। जैसा भी आपको यज्ञ मिल जाए उत्तर वैदिक काल से उसका संबंध है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें हमने लिखा अश्वमेध यज्ञ। राजा जो है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, किसके विस्तार के लिए? पूरे साम्राज्य के विस्तार के लिए जिस यज्ञ का आयोजन करता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ में जो है एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और वह घोड़ा जितनी दूरी या जिस क्षेत्र में भी जाता था वह जो क्षेत्र है उस राजा का हो जाता था जो अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया हो या अश्व को छोड़ा हो। तो ये एक शक्ति का प्रदर्शक था उस समय उत्तर वैदिक काल में। अगर उनके घोड़े को कोई पकड़ लेते थे उनसे जो है राजा को युद्ध करना पड़ता था, और उसके बाद जीते हारे वो बात की बात है। अगर जीते तो भाई वो क्षेत्र इनका, नहीं जीते तो अश्वमेध यज्ञ बेकार हो गया। और क्या आगे की बात करेंगे, अश्वमेध यज्ञ तो ठीक है। बात करेंगे राजसूय यज्ञ।
राजसूय यज्ञ ऐसा यज्ञ है, राजा जब अपने पद पर बैठते थे तब यह यज्ञ करवाते थे। क्यों करवाते थे? राजसूय यज्ञ करवाने के पश्चात जो है कहा जाता है कि राजा का संपर्क सीधे गॉड से हो जाता था, सीधे भगवान से हो जाता था, यानी भगवान और राजा का संपर्क एक हो जाता था राजसूय यज्ञ करवाने से। इस कारण से जो है राजा इस प्रकार का यज्ञ करवाते थे। इसी में एक और यज्ञ की चर्चा हमने कर दिया है, पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष मेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें पहले जो है अश्व की बलि दी जाती थी, यानी घोड़ा का बलि दिया जाता था, लेकिन पुरुष लिखा हुआ पुरुष मेध यज्ञ, मतलब कि यहाँ पुरुष का बलि दिया जाता था यज्ञ होने पर। तो इस यज्ञ की भी चर्चा जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो त्रिदेव, यानी कि देवता भी यहाँ बदल गए। आप पढ़े होंगे इंद्र जो है देवता थे, आपने पढ़ा था वरुण जो है देवता थे, सोम जो है देवता थे, सावित्री देवता थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे देवता हम आपको जो है फर्स्ट वीडियो में बताए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभी देवताओं को हटा दीजिए, मात्र त्रिदेव आए। त्रिदेव करने का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, बस ये 3 ही देवता रह गए। कितने? 3 ही रह गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी है सब इन्हीं को मानिए। अब बाकी देवता लोग को आप क्या कीजिए, भुला जाइए। ऐसा जो है नियम आ गया कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। तो इस कारण से भी देख सकते हैं कितना सारा त्रुटियां इसमें शामिल होना चालू हो गया, नहीं अंधविश्वास जो भी आप कहें। तो इस प्रकार से त्रिदेव ही रह गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ही उत्तर वैदिक काल में रह गए, बाकी देवता को जो है हटा दिया गया। आगे की बात करेंगे तो समिति जो है सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था हो गई उत्तर वैदिक काल का। यानी अगर किसी प्रकार का डिसीजन लेना है तो उसके लिए सुझाव जो है कोई और नहीं, समिति जो है राजा को देगा, और उसी के आधार पर जो है राजा क्या सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। यानी राजा कुछ नहीं था बल्कि एक मूर्खोपवा कह दीजिए ना, जैसे आज अपने राष्ट्रपति है भारत में, कुछ नहीं है, सब काम प्रधानमंत्री करेंगे, बस राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा। वही हाल उस समय राजा का हो गया। राजा एज ए खाली न्यायाधीश के रूप में हो गए, अंतिम फैसला उनका होता था, साइन करते थे, चलिए भाई पास हो गया। तो राजा जो है किस रूप में कार्य करते थे, तो एज ए न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे उत्तर वैदिक काल में। तो यह हाल हो गया था राजा का। आगे की बात करेंगे तो यहाँ जो है वर्ण का निर्धारण, वर्ण व्यवस्था यानी कह सकते हैं जातिगत व्यवस्था जिसको आप कहिए, तो वर्ण व्यवस्था का जो है निर्धारण जन्म के आधार पर हो गया। मैंने ऋग्वैदिक काल में आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर बांटा गया है। ब्राह्मण कौन होंगे, क्षत्रिय कौन होंगे, वैश्य कौन होंगे, शूद्र कौन होंगे, ये सभी जो जाति है, ये सभी जो सामाजिक जाति बनाई गई, वो सभी कर्म के आधार पर बनाई गई थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिक्स कर दिया गया कि अगर आप ब्राह्मण है तो आपका बेटा भी ब्राह्मण, आपका पोता भी ब्राह्मण, छरपोता भी ब्राह्मण, परपोता भी ब्राह्मण, जो भी है ब्राह्मण। आप अगर वैश्य हैं तो आपका बेटा भी ब्राह्मण, उसके नीचे जो जितना खानदार अरपोता, छरपोता, परपोता जो भी रहे सब क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। यानी अब वंशानुगत हो गया। कब से? उत्तर वैदिक काल से। इसके पहले जो है यह वंशानुगत नहीं था। इसके पहले जो है योग्यता के आधार पर जाति का निर्धारण था। आप किस जाति के बनेंगे यह आपके जन्म के बाद आपके कर्म के ऊपर डिपेंड था, और यही सही था। लेकिन आज के समय में जो है जाति के आधार पर वंशानुगत कर दिया गया, और इस प्रकार से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। आगे की बात करेंगे तो स्वापक और चंडाल भी मिलेगा, वो सभी मौर्य वंश में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं वर्ण जाति। यहाँ 4 वर्णों की चर्चा की गई है। कितने? 4 वर्णों की चर्चा। अगली पॉइंट की बात करेंगे तो स्त्रियों का महत्व जो है इसमें गिरावट आ गया। हमने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि स्त्री जो है खुलेआम घूम सकती है, पर्दा प्रथा नहीं था, स्त्रियों को पढ़ने का आज़ादी था, स्त्रियों को घूमने का आज़ादी था, स्त्रियों को सभा में बैठने का आज़ादी था, सभा का भाग बन सकती थी स्त्री, सभा और समिति का, सोच सकते हैं। स्त्री जो है आभूषण के लिए स्वतंत्र थी, ये सभी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है पूरी तरह से इसे समाप्त कर दिया गया, और स्त्रियों को जो है एक तरह से कहा दिया जाए तो एक पूरी तरह से क्या कहें, एक दासी के रूप में आप से जान सकते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेकार हो गई थी, नहीं। तो इस प्रकार से भी नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान पे रखेंगे कि स्त्रियों के महत्व में गिरावट आ गया था। अगला पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यजुर्वेद और उपनिषद का जो है निर्माण इसी समय हुआ था। उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्वेद का चर्चा मिलता है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को भी आप ध्यान पे रखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बिना समय गवाए आगे चलते हैं। धर्म, तर्कशास्त्र, इतिहास, नक्षत्र, ज्योतिष, दर्शन और शिक्षा, ये सभी बातों की चर्चा, जितना अब धर्म की जो बात आती है, फलना धर्म, चिलना धर्म, ये धर्म, तो धर्म की चर्चा यहीं से उत्तर वैदिक काल से चालू होता है भाई। नक्षत्र देखने की क्रिया जो है
क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा नक्षत्र है, ये सभी उत्तर वैदिक काल में है। ज्योतिष का जो है बातचीत, ये सभी उत्तर वैदिक काल में। तो ये सभी चीज़ें जो है उत्तर वैदिक काल में आना प्रारंभ हो गया। तो ये सभी चीज़ों को भी आप ध्यान पे रखेंगे। साथ ही साथ शिक्षा भी चालू ही हो गया था। ये तो ऋग्वैदिक काल से ही चालू था। आगे बात करेंगे तो राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग, राष्ट्र शब्द का जो है पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया था। तो इस भी पॉइंट को आपको ध्यान पे रखना है कि राष्ट्र का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। नेक्स्ट सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। उस सत्यमेव जयते के अंतर्गत कहा गया है कि जो उपनिषद थे, कौन उपनिषद थे, वह क्या है? एक फूटी नाव के समान है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की सहायता से यह कहा गया कि उपनिषद एक फूटी नाव की तरह है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। कौन उपनिषद? मुंडको उपनिषद। लिख दूं मैं? तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं मुंडको उपनिषद। अगला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, ये सभी आपका क्लियर हो चुका, ये भी आपका क्लियर हो चुका। आगे की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जो है आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए प्रमुख व्यवसाय अब कृषि हो गया। यानी कि अब लोहे का खोज हो गया था, तो लोहे से बहुत प्रकार के उपकरण बन चुके थे, जैसे कि हल बन चुके थे और भी बहुत सारे खेती करने के उपकरण बन गए थे। साथ ही साथ जो है राजाओं के लिए जो है अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण हो चुका था। तो इस प्रकार से जो है समाज डेवलप होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि लोहे का खोज हो गया था। ठीक है, तो कृषि सबसे प्रमुख व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में, जबकि ऋग्वैदिक काल में पशुधन सबसे मुख्य व्यवसाय, यानी पशु पालन कर सकते हैं, मुख्य व्यवसाय था। कृषि द्वितीय में था। यहाँ जो है कृषि प्रथम में और पशुपालन द्वितीय व्यवसाय में हो जाएगा। खेती के लिए तो कुछ ऐसे भी हल बनाए थे जिसमें कि 18 जो है बैलों को लगाना पड़ता था, तब जाकर के जो है हल चलता था। आगे बात करेंगे, हल की बात कर दिए तो हल को जो है उत्तर वैदिक काल में सीरा के नाम से जाना जाता था, जबकि हल रेखा को सीता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सीता के नाम से। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। आगे की बात करेंगे तो उद्योग और व्यापार पूरी तरह से प्रचंड अवस्था में फैल गया था। उद्योग आ चुका था उस समय उत्तर वैदिक काल के समय, और व्यापार तो हो ही रहे थे आंतरिक, लेकिन उत्तर वैदिक काल के समय व्यापार जो है विदेशी व्यापार के रूप में भी यह क्या हुआ? फैला। यानी भारत के अलावा, यानी उस समय जो है जो क्षेत्र था भारत का, उसके अलावा अन्य देशों में भी व्यापार होना प्रारंभ हो गया। कहाँ से? भारत से। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे सिक्कों का प्रचलन तो नहीं था, सिक्का जो है नहीं था, किंतु मुद्रा कुछ मिले हैं, जैसे निष्क नामक मुद्रा, शतमान नामक मुद्रा उत्तर वैदिक काल में मिले हैं, लेकिन उसकी इकाई क्या थी कुछ नहीं पता, किस चीज़ का बना हुआ था इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे एक पॉइंट करेंगे तो उस समय का जो सभ्यता है, आपको हम पहले ही बताए कि लगातार लोग बढ़ रहे हैं, शिक्षा का जो है विस्तार हो चुका, ज्योतिष का, नक्षत्र का, सब कुछ का विकास हो चुका है, खेती होना चालू हो गया। खेती के साथ साथ पशुपालन तो था ही, उसके अलावा जो है व्यापार होना चालू हो गया। तो अब सभ्यता कैसी बनेगी? तो अब नगरीय बनेगी वे, यानी कि नगरीय सभ्यता का बनना प्रारंभ हो गया उत्तर वैदिक काल से। यह भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे तो यज्ञ और कर्मकांड, ये आपको पहले ही बताए कि अब जो है उत्तर वैदिक काल में यज्ञ पर लोग जोड़ने देने लगे, कर्मकांड पूजा पाठ जोतना है वो सब करवाना चालू कर दिए, और बलि प्रथा जो है यहाँ से प्रारंभ होता है। कब से? उत्तर वैदिक काल से। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जो है दिशाओं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। दिशाएं आपको पता होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, कुल 5 दिशाएं हैं। कुल कितने? 5 दिशाएं, और पांचों दिशा को जो है उत्तर वैदिक काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे बात करेंगे पूर्व दिशा को, तो पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक काल में प्राची कहा गया, और वहां के राजा को सम्राट कहा गया। क्या कहा गया? सम्राट। पश्चिम दिशा को जो है प्रचिति कहा गया। प्रचिति उत्तर वैदिक काल में, प्रचिति कहने का मतलब पश्चिम हो गया। तो प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि उत्तर वैदिक काल में पश्चिम दिशा को
किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, प्रचिति, उदीची, प्राची, नन ऑफ दीज। आपका आंसर होगा प्रतीची। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और वहाँ के राजा को क्या कहते हैं? स्वराष्ट्र कहते हैं। आगे की बात करेंगे उत्तर, तो उत्तर को जो है उदीची के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उदीची के नाम से उत्तर को जाना जाता था, जहाँ के राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिण का नामांकन नहीं किया गया है, वहाँ का राजा को भोज के नाम से जाना जाता था। और मध्य की चर्चा की गई है, यहाँ की भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन वहाँ के राजा को राजा के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि दिशाओं का नाम किस किस प्रकार से था। आगे की पॉइंट की बात करेंगे तो उस समय जो है नदियों के नाम भी अलग अलग थे। वर्तमान नाम उसका बदल चुका है। तो उस समय नदियों के नाम क्या थे और आज नदियों के नाम क्या है, उसको आप इस ग्राफ की सहायता से आप ध्यान पे रख सकते हैं। जैसे कि एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसको। सरस्वती नदी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, उसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। आगे वितस्ता नदी, जिसको कि झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी वही श्रीनगर, हाँ, तो झेलम नदी, वितस्ता नदी को। आस्किनी पुराना किसका नाम है? तो चिनाब का। ये आपको ध्यान पे रखना है। सदानीरा तो गंडक का, बिपाशा ब्यास का, कुंभा क से कुंभा, क से काबुल, ब से ब्यास, ब से बिपाशा। ठीक है, तो ये सभी ध्यान पे आपको रखने हैं। परोसनी रावी नदी। ठीक है, दसरागी युद्ध की चर्चा हम किए हैं पिछले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। सतुद्री, जिसको कि सतलज नदी के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो है नदियों के पुराने नाम है, जिसको कि आपको बिल्कुल ध्यान पे रखने हैं। आगे की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ही जो है कुछ दर्शन की स्थापना किया गया, जिसके मुख्य प्रवर्तक या जिसको लाने वाले व्यक्ति निम्न है। तो कौन से दर्शन आए, लाने वाले व्यक्ति कौन थे, इसे भी आप ध्यान पे रखेंगे। जैसे योग दर्शन की बात करेंगे तो योग आपको पता ही बाबा रामदेव वाला, ध्यान रखने के लिए हम बात कर रहे हैं। योग बाबा रामदेव करते हैं। अब बाबा रामदेव का प्रोडक्ट का नाम है पतंजलि। क्या है? पतंजलि। तो योग दर्शन कौन लाए थे? तो पतंजलि ने लाया था। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सांख्य दर्शन कौन लाए? तो कपिल लाए। कौन लाए? कपिल। तो इस प्रकार, जैसे कि हास्य दर्शन, अभी याद करने का तरीका हम बस बता रहे हैं। हास्य दर्शन कौन लाए? तो कपिल शर्मा। देखते हैं हंसाते रहता है, तो हास्य दर्शन, हास्य को आप इसमें सांख्य में बदल दीजिए। तो सांख्य दर्शन कौन लाए? तो कपिल मुनि लाए। तो इस प्रकार से याद बस करना है। न्याय दर्शन की बात करेंगे तो न्याय के लिए गौतम आए। कौन आए? गौतम। भाई अहिंसा के पुजारी गौतम बुद्ध को भी आप जानते हैं नहीं? तो न्याय दर्शन कौन लाए? तो गौतम लाए, महर्षि गौतम। आगे बात करेंगे चरवाक दर्शन, चरवाक लाए। पूर्व मीमांसा जैमिनी लाए, उसी प्रकार से उत्तर मीमांसा बदरायण लाए। तो इस प्रकार से जो है दर्शन और उसके प्रवर्तक भी आपको ध्यान पर रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो है दर्शन पूछा गया। सबसे अधिक सांख्य दर्शन के बारे में पूछा जाता है। उसके पश्चात हम लोग योग दर्शन को देखेंगे और न्याय दर्शन। ये तीनों जो है, ये तीनों दर्शन सबसे अधिक पूछा गया है। पिछले एग्जाम का आप जब प्रश्न उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको ये सभी चीज मिलेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि वैदिक काल में जो है क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इस प्रकार से जो है एक छोटा सा वीडियो आपके लिए उत्तर वैदिक काल का, और इस प्रकार जो है वैदिक काल समाप्त होता है। इसके पश्चात जो है हम लोग 16 महाजनपद को देखेंगे। 16 महाजनपद में कुछ महाजनपद को देखेंगे, जैसे मगध को अलग से देखेंगे, और भी महाजनपद है, उस सभी महाजनपद को एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो वो सभी जो है वीडियो आपका नेक्स्ट, वो सभी पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। इसमें अगर आपको कहीं परेशानी आता हो इस वीडियो में, तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में आप पॉइंट पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब निश्चित रूप से आपको दूंगा। और आप एक काम जरूर करें कि वीडियो को जो है फर्स्ट भाग को देखें, उसके बाद ही सेकेंड भाग को देखें। यानी यह जो है आपका भाग 2 है वैदिक काल का, हम लिख भी देते हैं, यह जो है भाग 2 है, ध्यान रखेंगे। भाग 1 को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो पहले भाग 1 को देखिए, उसके बाद भाग 2 को देखिए। दोनों को 2-2 बार कम से कम देखिए। देखने के पश्चात पॉइंट बनाइए। पॉइंट बनाने के पश्चात एक बार उसे देख लीजिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। मुझे नहीं लगता है कोई भी प्रश्न छूटेगा आने वाले एग्जाम में। तो इस प्रकार से आप तैयारी को अंजाम दीजिए, ताकि जो है आने वाले समय में कुछ बेहतर कर सके आप। हमारा प्रयास ये होगा कि आप बेहतर करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अंततः एक बात फिर से, नवादा जिला के जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हिसुआ के निकट छोटा शेखपुरा में हमारा संस्था का एक ब्रांच है, जहाँ की ऑफलाइन ऑनलाइन सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप वहाँ अपने भाई बहन जो भी नज़दीक है छोटा शेखपुरा को वहाँ भेजिए, ताकि वहाँ जा करके जो है एक अच्छा शिक्षा मार्ग को प्राप्त करें और जॉब को हासिल करें।
तो जितना जल्दी से जल्दी अगर आपके नज़दीकी कोई आपके जानकार हैं तो उनको आप हमारे सेंटर पे भेजिए, यूथ प्लेटफॉर्म छोटा सिखपुरा। जी धन्यवाद।